हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के राजवंश। आपको पता होगा हमारी एसएसटी की बुक चल रही है कक्षा 6 से 12 तक की, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिकों को करा चुके हैं। आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के राजवंश। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जी के आती है, तो याद रखिएगा ये नोट्स जो कि राजस्थान की बुकों से बनाए गए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बप्पा रावल सबसे पहले जो हमारा जो राजस्थान के राजवंश हैं उनमें से देखते हैं कौन सा राजवंश आता है। तो पहले देखते हैं अपन गोहिल राजवंश को। तो देखिएगा, बप्पा रावल के मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो मेवाड़ का शासक गोहिल वंश था ना, उनके संस्थापक की बात की जाए तो बप्पा रावल को माना जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर लालभोज नामक राजा की उपाधि थी। देखिएगा, कोई लालभोज नामक राजा था, उसकी उपाधि थी बप्पा रावल। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर ओझा। याद रखिएगा, ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किसके अनुसार किसने क्या कहा था किसके बारे में। तो याद रखिएगा, बप्पा हारित राशि की गाय चराते थे। याद रखिएगा, हारित राशि पाशुपत लकुली स्मत के दीक्षित सन्यासी थे। बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी की सेवा में चला गया था। इसी समय मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं का पीछा करता हुआ बप्पा राजधानी गजनी तक जा पहुंचा था। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि गजनी तक कौन पहुंच गया था पीछा करते हुए। तो याद रखिएगा, बप्पा रावल। गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपनी भांजे को वहीं के सिंहासन पर बैठा दिया। तो याद रखिएगा, उस टाइम जो गजनी का शासक था वो था सलीम, तो सलीम को हरा दिया था। बप्पा ने सलीम की पुत्री से विवाह किया तथा चित्तौड़ लौट आया। तो याद रखिएगा, उसने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और चित्तौड़ को वापस आ गया। आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा, बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्वणे धारण की। याद रखिएगा, इन उपाधियों को विशेष रूप से याद रखिएगा, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये तीनों ही उपाधियां बप्पा रावल की हैं। बप्पा ने प्रतिहार शासक नागवट प्रथम सांबर व अजमेर के नरेश अजयराज, हाड़ौती के धवल, मांड जयसलपुर के शासक देवराज भाटी और सिंध के राजा दाहिर की संयुक्त सेना बनाकर अरब के मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसके द्वारा हराया गया था। तो याद रखिएगा, बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मॉर्टल, मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति के साथ करते हुए कहा कि उसकी शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण पर ज्वार भाटा टकरा कर चूर चूर हो गया। ऐसा कहा गया था सीवी वैद्य के द्वारा बप्पा रावल के बारे में। आगे अगर इनके बारे में बात की जाए तो देखिएगा, फतुहल बलदान नामक अरबी ग्रंथ लेखक ने बताया कि बप्पा के समय भारत के पुनः मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? खुरासान में। ओझा के अनुसार बप्पा का देहांत नागदा में हुआ। अगर ओझा की बात की जाए तो उनके अनुसार उनकी मृत्यु थी वो नागदा में हुई थी। बप्पा ने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। याद रखिएगा, बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी रखा गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बप्पा एकलिंगनाथ के उपासक थे और बप्पा के वंशज भारत में सबसे प्राचीन जीवंत राजवंश के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा। अब चलते हैं पृथ्वी चौहान तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जन्म था वो 1166 ईस्वी में होता है। पिता का नाम सोमेश्वर है और माता का नाम कर्पूरा देवी है, जो कि आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री थे इनके वो थे कदम्बवास और सेनापति थे वो थे भुवन मल्ल। 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। याद रखिएगा, सिर्फ 11 वर्ष की आयु में।
एक वर्ष तक माता के संरक्षण में रहने के बाद 1178 में पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। और उपाधि देखिएगा, याद रखिए उपाधि सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ है, राय पिथौरा और दलपोंगल। दलपोंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। इन दोनों की जो उपाधि थी वो धारण करने वाला था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा, इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखिएगा, राय पिथौरा और दलपोंगल। 1178 में ही गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने खास हरण के मैदान में मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज के चाचा अपरंगाग्य के शासक बनने के लिए विद्रोह किया। पृथ्वीराज ने उसकी हत्या करा दी। याद रखिएगा। अगर आगे बात की जाए तो अपंगराज्य के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर गुरुग्राम पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज द्वारा सेना भेजने पर नागार्जुन गुरुग्राम छोड़कर भाग गया। उसके सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक गुरुग्राम को बचाने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिल सकी। आगे देखिएगा, 1182 में पृथ्वीराज ने गुरुग्राम व हिसार के आसपास में बसी हुई भंडा नामक उपद्रवी जाति को हराया था। समसामयिक लेखक जिनपति सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों के दमन का उल्लेख किया है। पृथ्वीराज ने 1182 में महोबा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव, याद रखिएगा, परमर्दी देव के 2 सेनापति आला व ऊदल मारे गए। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इस जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो परमी देवता इनके दोनों सेनापति थे आला और उदल, वो दोनों क्या हुए थे, मारे गए थे। पृथ्वीराज ने पंजूना राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिणी, याद रखिएगा, से विवाह कर गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को अप्रसन्न कर दिया, क्योंकि वह भी इच्छिणी के साथ विवाह करना चाहता था। दोनों शासकों बीच जगदेव प्रत्याहार की मध्यस्थता से संधि हो गई थी। देखिएगा, बीच में संधि किसके द्वारा करवाएगी, जगदेव प्रत्याहार के द्वारा। पृथ्वीराज के पूर्व में ही स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य का शासक इस समय जयचंद्र था। पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण कर विवाह किया जाना दोनों शासकों के बीच संघर्ष का चरमोत्कर्ष बना। उसके बाद देखिएगा, डॉक्टर दशरथ राज शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटनाओं का ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया, याद रखिएगा। हम्बीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हराया गया था मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हराया गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हराया और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा 23 बार हराया गया। तो याद रखिएगा, इन बुकों को याद रखिएगा, उनके अनुसार ये आपसे पूछा जा सकता है। दोनों के बीच जो निर्णायक युद्ध हुए थे कौन कौन से, याद रखिएगा। 1191 में लाहौर में रवाना होकर गौरी तरबंद हिंद पर अधिकार करते हुए त्रायन तक पहुंचा था। यह त्रायन का प्रथम युद्ध था, याद रखिएगा। देखिएगा, रीट 2018 में पूछा गया है और आरपीएससी में पूछा गया है। पृथ्वीराज के दिल्ली सामंत गोविंद राज ने अपनी वर्दी के वार से गौरी को घायल कर दिया, याद रखिएगा। गौरी गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया था। अब होता है त्रायन का द्वितीय युद्ध। तो याद रखिए, त्रायन का द्वितीय था वो 1192 में हुआ था। त्रायन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। इतिहासकार हसन निजाम के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज के दरबार में विद्यापति गौड़, बागीश्वर जनार्दन, जयनायक, विश्वगुरु, आसादर विद्वान रहते थे। चंद्रवरदाई इसका राजकवि था, याद रखिएगा। चंद्रवरदाई था वो इसका राजकवि था, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इस चीज़ को तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चंद्रवरदाई था वो इसका राजकवि था। इसने कौन सी बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है।
आगे अगर बात की जाए तो जयनायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में गौरी के साथ भारत आए थे। तो कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि गौरी के साथ जो भारत में आए थे वो कौन थे? संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय राजा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। और किसके साथ आया था? तो याद रखिएगा ये गौरी के साथ आया था। अब देखिएगा रणथंभौर का हम्मीरदेव चौहान। रणथंभौर का हम्मीरदेव चौहान, तो याद रखिएगा हम्मीर अपने पिता जैत्र का तीसरा पुत्र था। याद रखिए पिता का नाम इनकी का जैत्र था। 1282 में हम्मीर शासक बना था। हम्मीर ने भीमरस के राजा अर्जुन दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। रणथंभौर पहुंचकर इस विजय के उपलक्ष्य में हम्मीर के नोटयोजन यज्ञ किया था। याद रखिएगा कोटयोजन यज्ञ किया गया था हम्मीरदेव द्वारा। हम्मीर ने विषम घाटी पंचानन, देखिएगा विषम घाटी पंचानन की उपाधि धारण की। 1291 में दिल्ली को सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सायन पर अधिकार कर लिया, परंतु रणथंभौर पर अधिकार करने में विफल रहा। सुल्तान ने 1292 में एक बार फिर से रणथंभौर विजय पर असफल प्रयास किया। याद रखिएगा 1292 में सुल्तान के द्वारा असफल प्रयास किया गया था। जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दुर्ग का घेरा हटा लिया कि मैं 1 सैकड़ों किलो में भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन ने इसके बारे में ये बात कही थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि ऐसे सैकड़े किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन के इन अभियानों के आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने मुक्ता उल फुतूह ग्रंथ में किया। याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। नाम क्या था? मुक्ता उल फुतूह। 1296 में जलालुद्दीन की उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया था। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी के अनुसार खिलजी का हम्मीर पर आक्रमण खिलजी के विद्रोह मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह को शरण देना था। मुस्लिम इतिहासकार इमाम इसामी ने भी अपने विवरण में इस कारण की पुष्टि की है। उसने लिखा है कि 1299 में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलूग खां और नुसरत खां के गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के लिए अपने किस सेनापति को भेजा था? तो याद रखिएगा उलूग खां और नुसरत खां। ये क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। गुजरात विजय के बाद जालौर के पास लूट के माल के बंटवारे पर विद्रोह हो गया। उसके बाद क्या होता है देखिएगा मोहम्मद साहब और उसके भाई केहबूर ने हम्मीर के पास शरण ली। हम्मीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी। चंद्रशेखर की रचना हम्मीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के एक मराठा बेगम से मीर मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया तथा दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और अलफ खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार के लिए भेजी। याद रखिएगा उलूग खां, अलफ खां और नुसरत खां ये तीनों ही आए थे रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी झांई पर अधिकार कर लिया। इसामी के अनुसार विजय के बाद उलूग खां ने झांई का नाम नौशहर कर दिया था। याद रखिएगा इसका नाम नौशहर कर दिया था। हम्मीर महाकाव्य में लिखा है कि हम्मीर इस समय कोट यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था। याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि हम्मीर ने अपने 2 सेनापतियों भीम सिंह व धर्म सिंह को सामना करने के लिए भेजा था। देखिएगा हम्मीर की तरफ से आए थे भीम सिंह और धर्म सिंह। सेनापतियों को विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि सेनापति ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। खिलजी की शाही सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। शाही सेना से लूटी गई सामग्री लेकर धर्म सिंह रणथंभौर लौट गया, किंतु भीम सिंह पीछे रह गया। शाही सेना ने अलफ खां के नेतृत्व में भीम सिंह पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। अब देखिएगा भीम सिंह की मृत्यु के लिए हम्मीर ने धर्म को उत्तरदायी मानते हुए उसे अंधा कर दिया। धर्म सिंह के स्थान पर भोजराज को नया मंत्री बनाया गया। खिलजी ने पुनः उलूग खां
वह नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना रणथंभौर के लिए भेजी। द्वारा भी देखिए उल्लूक खां और नुसरत खां के द्वारा ही आक्रमण किया जा रहा है रणथंभौर पे। झांसी विजय के बाद उल्लूक खां ने महल नसी नामक दूत के साथ हमीर के पास खिलजी का संदेश भिजवाया। उल्लूक खां ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों तरफ पासे व गरगच बनवाए और मगरबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछारें की। दुर्ग में भी भैरव यंत्र, टिकुलिया व मरकटी नामक यंत्र, पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे थे, जिनके द्वारा फेंके गए एक पत्थर से नुसरत की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, उसी के द्वारा पत्थर फेंके गए थे जिसमें कि नुसरत की मृत्यु हो जाती है। उल्लूक खां की असफलता के बाद खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा। याद रखिएगा, उल्लूक खां की जब मृत्यु हो गई थी तो खुद खिलजी आया था रणथंभौर। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाएं उन फतुह में इस अभियान की आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासिब, मगरबी, अर्रादा की सहायता ली थी। खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो उसने हम्मीर के दो सेनापतियां रतिपाल और रणमल का प्रलोभन देकर उनको अपनी ओर मिला लिया था। याद रखिएगा, इसमें गद्दारी जो की गई थी वो रतिपाल और रणमल के द्वारा की गई थी। युद्ध के दौरान हम्मीर मारा गया। रानी रंग देवी ने जौहर किया। याद रखिएगा, जो उनकी रानी थी रंग देवी, उनके द्वारा जौहर कर लिया गया था। यहाँ पे जोधराज की रचना हम्मीर रासों के अनुसार इस जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्री भी रंग देवी के साथ चिता में भस्म हो गई। जो मोहम्मद शाह था, उनकी जो पत्नी थी वो भी जौहर कर ली थी। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखिएगा, खिलजी ने दुर्ग उल्लूक खां को सौंप दिया। खिलजी ने रणमल और रतिपाल को यह कहते हुए मार दिया कि जो अपने स्वामी के राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर रणमल और रतिपाल दोनों को मार दिया जाता है। ये दोनों ही गद्दार निकले थे जिन्होंने हम्मीर देव को हरवाया था। तो उसने भी सही किया, क्योंकि जो अपने राजा का नहीं हो सकता वो बाद में क्या गारंटी है कि किसी और का भी साथ देगा। आगे देखिए कि हम्मीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से उन्होंने 16 पर विजय पाई थी। विजयरादित्य हम्मीर का दरबारी कवि था। याद रखिएगा, विजयरादित्य। राघव देव हम्मीर का गुरु था। हम्मीर के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवर्ण सतपुरुष वचन, कदली फले गबार और तिरियाए तेल हम्मीर हट चढ़े न जो दूजी बार। यानी सीधी बात है कि जो हम्मीर देव थे वो वचन के बिल्कुल पाबंद थे, जो कह देते उसको करके ही छोड़ते थे। हम्मीर ने अपने पिता जैत्र के 32 वर्ष के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा गया। याद रखिएगा, न्याय की छतरी जो है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? हम्मीर के द्वारा। किसकी याद में? अपने पिता जैत्र की याद में, जिसमें 32 खम्भे स्थित हैं। वो कहाँ पे स्थित है? वो रणथंभौर में। हम्मीर ने अपनी पुत्री के नाम में पद्मा तालाब बनवाया था। हम्मीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा थी वो समाप्त हो गई। तो याद रखिएगा, हम्मीर के साथ ही रणथंभौर के जो चौहान थे उनकी शाखा थी वो समाप्त हो गई। हम्मीर से संबंधित रचनाएं देखिएगा, हम्मीर रायण व्यास भांड द्वारा लिखी गई, हम्मीर वंदन अमृत कैलाश द्वारा लिखी गई, हम्मीर हट चंद्रशेखर के द्वारा, हम्मीर मददर्शन मदमर्दन जय सिंह सूरी द्वारा, हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी द्वारा और हम्मीर रासो तो जोधराज के द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ रचना है और कुछ ध्यान रखने वाली भी चीज़ें हैं। देखिएगा कि आमेर के राजा प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। इसके दरबार में उपस्थित 22 विद्वान गंधर्व 22 के नाम से कहलाते थे। अब चलते हैं रावल रतन सिंह। तो अब देखते हैं रावल रतन सिंह। देखिएगा, रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल था वो 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी के बीच रहा है। रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 में उसका पुत्र रतन मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। इसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रावल रतन सिंह के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आगे अगर बात करें तो देखिएगा, 28 जनवरी 1303 को खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया
और खिलजी ने गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे 2 माह तक घेरा डाल रखा। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी नदी के बीच उन्होंने घेरा डाल के रखा था 2 महीने तक? तो गंभीरी और बेड़स नदी के बीच में। आगे अगर बात की जाए तो सफलता अर्जित न होने पर उसने मंजनिस तैनात कर किले पर पत्थरों से प्रहार किया। दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री समाप्त होने पर राजपूत सेना किले से निकलकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी। रतन सिंह अपने सेना नायक गौर बादल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। याद रखिए, गौरा और बादल थे वो रतन सिंह की सेना नायकों में से थे। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रथम जौहर हुआ। याद रखिएगा, यही वो जौहर था जो प्रथम जौहर था चित्तौड़ का। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। खिलजी के इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह यानी तारीख अलाई में किया है। ये इसकी बुक थी। खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्जराबाद किया था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिज्जराबाद जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था? अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन सौंप दिया। पद्मिनी सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। जो पद्मिनी रानी थी वो वाली राजा रतन सिंह की पत्नी थी वो। इसकी माता का नाम चंपावती था। इसके तोते का नाम हीरामंतोदा था। रतन सिंह द्वारा मेवाड़ से निकले गए राघव चेतन नामक तांत्रिक ने दिल्ली जाकर खिलजी के समक्ष पद्मिनी की तारीफ की थी तथा उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगर आपने मूवी देखी हो तो उस मूवी में भी सेम यही पूरी स्टोरी को बताया गया है। आगे अगर बात की जाए तो पद्मिनी की कहानी का उल्लेख निम्न रचनाओं में भी कुछ हेर फेर करके साथ दिया गया है। जैसे पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा, गुलशन इब्राहिमी फरिश्ता द्वारा, जफरुल्ला वली हाजी उद्दतीर के द्वारा, स्टीरियो डी मेगोरो ये फ्रांसीसी यात्री मनुची के द्वारा, नैणसी ख्यात ये मोहनत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें अभी पद्मिनी के द्वारा कहानी जो थी उसका आपको वर्णन मिलता है। अब चलते हैं महाराणा कुंभा की तरफ, जो कि 1433 ईस्वी से 1468 के बीच में शासन करते हैं। तो देखिएगा, कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। पिता का नाम मोकल था और माता का नाम सौभाग्य देवी था। मेवाड़ के महाराणा छत्र सिंह की उपपत्नी की संतान चाचा और मीरा ने मोकल की हत्या कर मेवाड़ पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया था। याद रखिएगा, किसने प्रयास किया था? चाचा और मीरा थे। जो कि उपपत्नी जो दासी होती हैं उनसे जो पुत्र पैदा होते हैं वो उपपत्नी ही कहलाती हैं। उनसे द्वारा जो पुत्र थे वो थे चाचा और मीरा। मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया था। कुंभा ने रणमल और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजकर चाचा और मीरा को मरवा दिया था। याद रखिएगा, रणमल और राघव देव। किंतु चाचा का पुत्र एक का वह मेहपा पवार भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के शरण में चले गए थे। कुंभा ने सुल्तान को पत्र लिखकर मेहपा की मांग की, जिसे सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था। आगे अगर बात की जाए तो 1434 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने सुल्तान को हराया। कुंभा ने सुल्तान की भागती सेना का मांडू तक पीछा किया। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ तक पीछा किया था? तो मांडू तक पीछा किया गया था। 6 माह तक सुल्तान को कैद रखने के बाद कुंभा ने उसे बिना शर्त के रिहा कर दिया था। सुल्तान महमूद खिलजी ने अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद देखिए क्या होता है कि कुंभा ने किले के दरवाजे के नीचे वाण माता के मंदिर के पास की दीप सिंह के नेतृत्व में एक सेना नियुक्त कर रखी थी। दीप सिंह के मारे जाने पर शत्रु सेना ने मंदिर पर अधिकार कर लिया। 1446 ईस्वी में महमूद ने मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। 1456 में महमूद ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अंतिम असफल प्रयास किया था। याद रखिएगा, 1456 में। 1456 में फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का राजा बना था। किंतु फिरोज खां के छोटे भाई मुजाहिद खां ने शम्स खां को हराकर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया था। शम्स खां ने कुंभा की सहायता से पुनः नागौर पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही अपने कुंभा की शर्त के विपरीत नागौर के किले की मरम्मत करवानी शुरू कर दी थी। ये शर्त थी कि आप जो दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत उसकी मरम्मत करवाई।
नाराज कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। शम्स खान ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी। सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर कुतुबुद्दीन ने अपने सेनापति मलिक सहवान को आबू विजय के लिए भेजा तथा स्वयं कुंभलगढ़ की तरफ चला। फरिश्ता देखिए, फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता के अनुसार ये देखिए बुक है। फरिश्ता के अनुसार राणा से हार मिलने के बाद सुल्तान गुजरात लौट आया। इसी समय कुतुबुद्दीन के सामने महमूद खिलजी के प्रतिनिधि ताज खां ने मेवाड़ पर गुजरात मालवा के संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई थी। तो याद रखिएगा, जो योजना बनाई गई थी वो ताज खां के द्वारा बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अगर बात करें तो 1456 में चंपानेर संधि के बाद कुतुबुद्दीन आबू पर अधिकार कर चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। वहीं महमूद ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन दोनों ने एक साथ आक्रमण किया था। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने धन देकर आक्रमणकारियों को विदा किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने दोनों को हराया था। तो ये दोनों ही बातें हैं। कीर्ति प्रशस्ति के अनुसार तो उनको दोनों को हराया था, लेकिन फरिश्ता के अनुसार उनको धन देकर लौटाया गया था। मुगल शासकों पर विजय की कारण कुंभा हिंदू सूर्यत्राण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हिंदू सूर्यत्राण। आगे अगर बात करें तो कलमा देखिएगा, कला प्रेमी व विद्या अनुरागी शासक होने के कारण कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया। याद रखिएगा, युद्ध में स्थिर बुद्धि के नाम से जाना गया था कुंभा को। महान संगीत ज्ञाता होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीणेन के नाम से भी जाना गया। याद रखिएगा ये दोनों नामों को। आगे अगर बात की जाए तो उसने संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका व सूड़ा प्रबंध आदि ग्रंथ भी लिखे थे, जो कि RPSC 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। कुंभा का कामराज रतिसार ग्रंथ 7 अंगों से व्यक्त था। संगीतराज के 5 भाग और पाठरत्न कोश, गीत रत्न कोश, तारगन कोश और नृत्य रत्न कोश व रस रत्न कोश। कुंभा को रणोतरासो विद्वानों का रक्षक कहा गया। याद रखिए, रणोरासो। उसने दरबार में एकलिंग महात्मा का लेख कान्हा व्यास तथा प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन रहते थे। मंडन ने देवभूति प्रकरण, रूपावतार, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन आदि ग्रंथों को लिखा था। याद रखिएगा। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी तथा पुत्र गोविंद ने उद्योर्धिनी, कलानिधि, द्वारदीपिका ग्रंथों की रचना की। कुंभा की पुत्री रमाबाई, याद रखिएगा, को संगीत प्रेमी होने के कारण बागीश्वरी कहा गया। बागीश्वरी कहा गया कुंभा की पुत्री रमाबाई को। तो ये भी याद रखने की चीज़ है थोड़ी सी, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिएगा, बागेश्वरी के बाद कवि मेहा कुंभा के समय एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। उनकी रचनाओं की तीर्थमाला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, रचनाओं में उनकी तीर्थमाला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। मेहा कुंभा के समय 2 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कार्यों में कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर के समय उपस्थित थे। याद रखिएगा। थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। तो हीरानंद मुनि को कुंभा अपने गुरु मानते थे और इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है RPSC में। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वो भी किसके द्वारा करवाया? राणा कुंभा के द्वारा। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान के दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था, और जो कि राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। 1452 में परमाणु के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किया। याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अचलगढ़ था उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व का सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। रणकपुर यानी पाली का प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर कुंभ के समय जैन व्यापारी धाणक शाह द्वारा बनवाया गया। कुंभा निष्ठान वैष्णव थे। याद रखिएगा, ये वैष्णव भक्त थे। यशस्वी गुप्त सम्राटों के समय स्वयं को परम भागवत कहा करता था।
याद रखिएगा, परम भागवत। उसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखिएगा वो कुंभा के द्वारा धारण की गई थी आदिवरा की उपाधि। 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की उसके सत्तालोलुप पुत्र उदा के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो उदा था उसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, जिसने कि अपने पिता की हत्या कर दी। अब देखिएगा विजय स्तंभ के बारे में बात करते हैं। कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। कला के काल में चित्तौड़ दुर्ग के भीतर स्थित 9 मंजिल और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी विजय की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण प्रधान शिल्प जेता वो उसके तीनों पुत्र नापा, पोमा और पूंजा की देखरेख में होगा। याद रखिएगा ये बनाने वाले थे। विजय स्तंभ का पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है इसको, विश्वकोश। गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ है। एक व्यवस्थित संग्रहालय तथा गौरी शंकर हीराचंद रोजा ने पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोश की संज्ञा दी है इसे। मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। याद रखिए महाराणा स्वरूप सिंह, विशेष रूप से याद रखिएगा, पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार प्रत्येक नए सदस्य की जो मुक्ति संग्राम से जुड़ने के लिए विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी। याद रखिएगा इसी के नीचे थे वो शपथ लिया करते थे। इसके आगे जो हमारे हैं वो है महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा को पढ़ते हैं, देखिएगा। सांगा यानी संग्राम सिंह अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर यानी अजमेर के करमचंद पवार के पास अज्ञातवास में रहते थे। सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का कारण ईडर का प्रश्न था। याद रखिएगा ईडर की अगर कहानी सुनी हो तो आपको। ईडर के राव भाण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा। सूर्यमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा रायमल गद्दी पर बैठा। रायमल के चाचा भीम ने उसे हटाकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। 1515 में रायमल ने सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। रायमल का ईडर के शासक बनाए जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत अप्रसन्न हुआ। 1517 में खातौली यानी कोटा के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियाँ माखन की अध्यक्षता में सांगा के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु सांगा ने बाड़ी यानी धौलपुर के युद्ध में शाही सेना को हराया। याद रखिएगा यहाँ पे जो धौलपुर में बाड़ी है वहाँ पे युद्ध हुआ था जिसमें इस सेना को हरा दिया गया था। 1519 में गागौन युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। याद रखिएगा सुल्तान का पुत्र आसफ खां युद्ध में मारा गया। सांगा ने सुल्तान को 3 माह चित्तौड़ कर कैद में रखा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल साम्राज्य की नींव डाली। याद रखिएगा बाबर ने ही नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की, और वो भी इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने खंडार दुर्ग यानी रणथंभौर के पास पर अपना अधिकार कर लिया था। इधर सांगा के नियंत्रण पर अफगान नेता हसन खामेवाती और महमूद लोदी, मारवाड़ मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का रावल उदय सिंह, सल्लूर का रावल रतन सिंह, चंदेरी का मेदनी राव, सांदड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत वाघ सिंह तथा बीकानेर के कुंवर कल्याणमल ससैन आ डटे थे। याद रखिएगा ये सभी वहाँ पे आके डट गए थे, मतलब वो भी तैयार थे। फरवरी 1527 में सांगा बयाना दुर्ग पहुंचा था, जहां इस समय बाबर की तरफ से मेहदी ख्वाजा दुर्ग के रक्षक के रूप में तैनात था। याद रखिएगा मेहदी। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, किंतु राजपूतों ने उसे खदेड़ दिया।
अंततः बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया देखिएगा आरपीएससी में। बाबर ने रायसेन के सरदार सहदी तमर के माध्यम से सांगा से सुलह की बात की, चलाई, परंतु सांगा के सरदारों ने इससे ठुकरा दिया। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 को खानवा यानी भरतपुर के युद्ध में बाबर ने सांगा को हराया था। याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में सांगा हार गया था। विजय के बाद बाबर ने गाजी की पदवी धारण की। इस युद्ध में सांगा के सिर में तीन लगने के कारण उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। युद्ध से हटना पड़ा। युद्ध संचालन के लिए सैलूर के रावत रतन सिंह चूड़ा व सैन्य संचालन के लिए प्रार्थना की। रतन सिंह के प्रस्ताव अस्वीकार करने पर झाला अज्जा को हाथी पर बिठाकर युद्ध जारी रखा गया। खानवा युद्ध के बाद मूर्छित सांगा को बसवा ले जाया गया। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो रतन सिंह ने जब प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो राणा सांगा के उस युद्ध में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो झाला अज्जा के द्वारा। बाबर ने से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए जब सांगा चंदेरी जा रहा था तब एची नामक स्थान पर युद्ध विरोधी सरदारों ने उसको जहर दे दिया था। कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को मात्र 46 वर्ष की आयु में सांगा का देहांत हो गया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार था वो मांडलगढ़ में किया गया था। मृत्यु के समय उसके शरीर पर घावों के कम से कम 80 निशान लगे होने के कारण एक सैनिक का भग्नावशेष कहा गया उसके शरीर को। सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे छोटे सरदार रहा करते थे। याद रखिएगा, यानी काफ़ी शक्तिशाली था राणा सांगा। महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया, किंतु उसने केवल 12 गांवों को लेने पर अपनी खुशी प्रकट की। सांगा अंतिम राजपूत सम्राट था जिसने नेतृत्व में सभी राजपूत राजवंश संगठित हुए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन सा था जिसने सभी राजपूतों को एकत्रित करके रखा था? तो वो थे राणा सांगा। अब अगर आगे बात की जाए तो अब चलते हैं राव चंद्रसेन की तरफ। तो देखिएगा, राव चंद्रसेन को पढ़ते हैं हम। राव चंद्रसेन 1562 से 1581। जोधपुर के शासक राव मालदेव के 3 पुत्र राम सिंह, उदय सिंह व चंद्रसेन थे। मालवदेव की पटरानी स्वरूपदेन के कहने पर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया गया। याद रखिएगा। 1563 में चंद्रसेन ने नाडौल के युद्ध में उदय सिंह की सेना को हरा दिया था। उदय सिंह भागकर अकबर के शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा, हुसैन कुली खां था, उसका नेतृत्व था। चंद्रसेन को भागकर भाद्रा जून यानी पाली जाना पड़ा। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अकबर ने शुक्र तालाब खुदवाया। याद रखिएगा, इसको विशेष रूप से अकबर ने शुक्र तालाब को खुदवाया था। मुगल सेना ने भाद्रा जून पर भी आक्रमण कर दिया। फरवरी 1571 में चंद्रसेन भाद्रा जून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चला गया। 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके। 1573 में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां, याद रखिएगा, शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया व बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। तो ये क्वेश्चन आता है किस किस को भेजा था? तो राय सिंह, जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस शाही सेना ने सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को हराकर सिवाना पहुंची। 1575 में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सैयद अहमद सैयद हासिम सिमाल खां को सिवाना की तरफ भेजा। चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मिलकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जलाल खां था वो जो मारा गया था। अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। 1575 में सवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया और 1579 में चंद्रसेन ने सरवाना के मुगल थाने को लूटा। फिर अकबर ने पायदा मोहम्मद खां को नेतृत्व में सेना भेजी। 7 जुलाई 1580 में चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर सावरण के पर्वतों में अपना निवास कायम रखा। यहीं
11 जनवरी 1581 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं पहाड़ों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रसेन को प्रतापी का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। ये सभी नामों से चंद्रसेन को जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ये दो ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, पहाड़ों में ही रहे, सुख सुविधाओं को त्यागा, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो काफ़ी प्रतापी राजा थे ये। अब चलते हैं महाराणा प्रताप की तरफ। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो शासन रहा था वो रहा था 1572 से 1597। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता ने मुगल सेना के साथ संघर्ष किया। घायल जयमल ने अपने कुटुंबी कल्ला के कंधों पर बैठकर शत्रु सेना से लोहा लिया था, याद रखिएगा, इसीलिए कल्ला को 4 हाथों वाला भी कहा जाता है। अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर इन योद्धाओं की गजानन प्रतिमाओं को लगवाया था। बाद में औरंगजेब ने इनको फुड़वा दिया था, लेकिन अकबर ने लगवाया था जयमल और पत्ता के, याद रखिएगा, जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने अपने यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भी किया है। कालांतर में औरंगजेब ने इन मूर्तियों को हटवा दिया था, मैंने आपको बताया था। प्रताप का जन्म था वो 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, जो कि जीवंत कमर या जयवंती बाई के नाम से भी जानी जाती थी। यह पाली नरेश अखईराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी, जो जीवंती बाई थी। प्रताप के बचपन का नाम था कीका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उदय सिंह का एक अन्य रानी धीर कंवर ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए उदय को राजी कर लिया, याद रखिएगा, परंतु मेवाड़ के सामंतों ने जगमल को अपदस्थ कर प्रताप को सिंहासन पर बैठा दिया। 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा के प्रताप का राजतिलक हुआ था। प्रताप ने 1557 में अजबदेव पवार से विवाह किया। पुत्र अमर सिंह का 16 मार्च 1559 में जन्म हुआ। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि गोविंदा में राजतिलक किसका हुआ था, तो प्रताप का ही हुआ था। आगे अगर बात की जाए तो प्रताप के राजतिलक के समय चित्तौड़ का विध्वंस व दीन दशा को देखकर कवियों ने उसे आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा दे दी थी। अकबर ने प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए क्रमशः 4 दलों को भेजा था। देखिएगा, मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो देखिएगा ट्रिक क्या है इसकी। जमुना भट्ट, याद रखिए कि जमुना भट्ट यानी ज से बनेगा जलाल खां कौरची, म से बन गया मान सिंह, भ से बन गया भगवंत दास और ट से बन गया टोडरमल। ये क्रम के रूप में दिया गया है। ये क्रमिक रूप से प्रताप को मनाने के लिए गए थे कि तुम अधीनता स्वीकार कर लो अकबर की, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। मार्च 1576 में अकबर ने अजमेर पहुंचकर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। तो याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहाँ बनाई थी, तो अजमेर में बनाई थी। मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह ने पहला पड़ाव मानेरगढ़ में डाला। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पड़ाव कहाँ डाला था, तो मानेरगढ़ में डाला गया था। 2 माह बाद मानसिंह ने खमनौर के पास मौलेला गांव में पड़ाव डाला। इस समय मानसिंह के साथ गाजी खां बख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद आसिम खां, जगन्नाथ कछवा, सैयद राजू मेहंतर खां आदि ये सभी थे। मुगल इतिहासकार बदायूं भी मुगल सेना के साथ युद्ध में शामिल था। प्रताप ने लौसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप ने कहाँ पड़ाव डाला था, तो इन्होंने लौसिंग गांव में डाला था। मुगल सेना में हरावल यानी सेना का सबसे अग्रिम भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था, जो कि प्रताप की सेना का था। उसके साथ मोहब्बत बादबख्श रफ़ी, राजा जगन्नाथ व आसफ खां थे। याद रखिएगा, प्रताप की सेना के 2 भाग थे। प्रताप की सेना का हरावल में हकीम खां सूरी, ग्वालियर का रामशाह और ये सभी शामिल थे इसमें। दूसरे भाग में नेतृत्व प्रताप कर रहे थे, जिसके साथ भामा शाह व उनका भाई ताराचंद था। याद रखिएगा। आगे क्या होता है देखिए, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ।
प्रताप के हाथियों का नाम लूना और राम प्रसाद था। देखिए ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लूना और राम प्रसाद उसके हाथी का नाम था। मुगल सेना के हाथी थे, उनमें देखिएगा गजमुख था, ठीक है, गजराज था। मुगल सेना के चंदावल यानी सेना का सबसे पीछे की पंक्ति में मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर शाही सेना को लेकर स्वयं आ रहे हैं। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी। राम प्रसाद हाथी अकबर के साथ लग गया तथा उसके अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया। क्या नाम दिया? पीर प्रसाद। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी छोटे क्वेश्चन हो। प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला बीदा ने राजकीय छत्र स्वयं धारण कर युद्ध जारी रखा। याद रखिएगा, झाला बीदा ने खुद राजकीय छत्र को धारण करके युद्ध लड़ा था। बलीचा नामक स्थान पर प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी, बलीचा नामक स्थान पर। इस समय प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने प्रताप के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। इस जानकारी रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति में मिलती है। इस युद्ध में प्रताप की तरफ से झालावीदा, मानसिंह सोनगरा, जयमाल मेड़तिया का पुत्र रामदास, राम शाह और उसके 3 पुत्र सालेवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। सलूमर के रावत कृष्णदास चूनामत, मणिराव का गोपालदास, भामाशाह, ताराचंद रण क्षेत्र में बचने वाले प्रमुख थे। युद्ध के अकबर ने मानसिंह व आसफ खां मुगल दरबार में उपस्थित होने से रोक लगा दी थी, क्योंकि युद्ध का जो उद्देश्य रखा गया था वो ये रखा गया था कि प्रताप को कैसे भी करके जिंदा पकड़ना है, जिंदा पकड़ के लाना है प्रताप को। लेकिन ना तो वो पकड़ में ही आए, ना उनको मारा जा सका। इसलिए अकबर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को अपने दरबार में उपस्थित होने से मना कर देता है। फरवरी 1577 में स्वयं अकबर तथा 15 अक्टूबर 1577 से नवंबर 1579 तक मीर बख्शी शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ अभियान के लिए भेजा गया, किंतु वह हर बार असफल रहा। चूलिया गांव में भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। याद रखिएगा, चूलिया गांव के भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने। प्रताप ने महासाहणी के स्थान पर भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रताप ने कौल्यारी गांव में कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खानका को प्रताप के विरुद्ध भेजा था। खानका का परिवार था वो शेरपुर में ठहरा हुआ था। प्रताप के पुत्र देखिएगा, अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर दिया और उसके परिवार को बंदी बना लिया, परंतु प्रताप के कहने पर उन्होंने सम्मानपूर्वक वापस छोड़ दिया था। जुलाई 1582 में दिवेर यानी यासवंद के युद्ध में अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार डाला था। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, दिवेर का जो युद्ध था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया है बाई कर्नल टॉड के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवा को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, किंतु विफल रहा। यह आक्रमण मेवाड़ पर प्रताप के समय का अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। प्रताप ने लूना चावड़िया को हराकर चामुंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी थी, अंतिम संकटकालीन राजधानी, तो वो थी चामुंड। आगे अगर प्रताप के बारे में देखें तो 1585 में अगले 28 वर्ष तक चामुंड मेवाड़ की राजधानी बनी रही। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चामुंड में प्रताप का देहांत हो गया। याद रखिएगा, चामुंड में ही उनका देहांत होता है और ये आरटेट और आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बांडोली गांव में उनका दाह संस्कार किया गया। प्रताप के संरक्षण में चामुंड में रहते हुए चक्रपाणी मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ थे, कौन कौन से, राज्याभिषेक पद्धति, वेश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला लिखे थे। ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेमरत्न सूरी द्वारा गोरा बादल तथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई थी। चारण कवि समा साधु व माला साधु प्रताप की सेना के साथ रहते थे।
प्रताप ने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण था प्रताप द्वारा करवाया गया। उदयपुर के निकट हरिहर सिंह मंदिर उनके काल में शैव व वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है। प्रताप ने अपने दरबार में नासिरुद्दीन जैन चित्रकार से 6 राग व 36 रागनियों को ध्यान चित्र बनाकर चावंड चित्र शैली का जन्म दिया था। चक्रपाणि मिश्र ने भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख भी इसमें किया है। अब चलते हैं दुर्गादास राठौर। तो देखिएगा, दुर्गादास राठौर के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल था वो दुर्गादास राठौर 1638 से 1718 के बीच में रहे थे। दुर्गादास का जन्म था वो 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। पिता आषाढ़कर्ण सालवा का जागीरदार था। 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में महाराणा राजा जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा, दरवाजा ये कुफ्र शिकस्त। अब देखिएगा, औरंगजेब ने जोधपुर के खालसा घोषित कर ताहिर खां को फौजदार और सिदम गुजार खां को किलेदार, शेर अनवर के अमीम अब्दुल्ला राह को कोतवाल के रूप में नियुक्त किया था। 26 मई 1679 को औरंगजेब ने जोधपुर का राज्य इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले में सौंप दिया था। 19 फरवरी 1679 में जसवंत सिंह को दोनों रानियों ने क्रमशः अजीत सिंह और दलथम्मन को जन्म दिया। शाही आज्ञा से इन बालकों को दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में दोनों कुंवरों और रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया। याद रखिएगा, रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अजीत सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाटी रघुनाथ, रणछोड़दास, रूप सिंह राठौर, दुर्गादास, केसरी सिंह पांचोली, सूरजमल राठौर आदि को सौंपी गई थी। दुर्गादास व चंपावत सोनी अजीत सिंह को लेकर जोधपुर पहुंचा। अजीत सिंह को उनकी विमाता देवड़ा जी को सलाह पर कालिंदी यानी सिरोही के महाराजा बरसीजाल के पास भेजा गया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम डायरेक्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो हम सीधी सीधी बातों को पढ़ेंगे। यहाँ उसमें पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया। याद रखिएगा, नाम था उसका जयदेव। सुरक्षा के लिए मुकुंददास खींची को नियुक्त किया गया। दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह के आश्रय देने की प्रार्थना की, जिससे कि राय सिंह ने स्वीकार कर लिया। दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने पक्ष में कर लिया। 1 जनवरी 1681 में अकबर ने नाडौल पर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। नाडौल में, याद रखिएगा, दुर्गादास ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफीउद्दीना शाह को अपने पास रखकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु चारुमती ने राज सिंह से विवाह किया। राज सिंह की उपाधि विजय कटकातु, देखिए उपाधि का नाम क्या है, विजय कटकातु। राय सिंह ने औरंगजेब के मंदिर विध्वंस की नीति का विरोध करते हुए द्वारकाधीश श्रीनाथ जी की मूर्तियों को मेवाड़ में स्थापित किया। अजीत सिंह के अनवर होने पर दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी तथा रामपुर का हाकिम नियुक्त किया। 22 नवंबर 1718 में उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में दुर्गादास की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दुर्गादास की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो उज्जैन में हुई थी, याद रखिएगा। उनका दाह संस्कार क्षिप्रा नदी के तट पर किया गया था। कुंभकर्ण साधु ने अपनी रचना रतन रासों में दुर्गादास की वीरता का वर्णन किया है। जेम्स टॉड, देखिएगा, जेम्स टॉड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। दुर्गादास को मारवाड़ का अणविंदिया मोती भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अणविंदिया मोती भी इसको कहा जाता है। अब चलते हैं महाराजा सूरजमल की तरफ। तो देखिएगा क्या है महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद 1756 में उसका पुत्र सूरजमल भरतपुर का शासक बना।
बदन सिंह ने डीग, कुमेर, भरतपुर व बैर में सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया। सूरजमल जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। 1554 में मराठा नेता होलकर ने कुम्हेर पर आक्रमण किया। सूरजमल ने अफगान सरदार असफ खां, सलाहत खां, मीर बख्श, अहमद शाह अब्दाली का दमन किया। इन सभी का सूरजमल के द्वारा दमन किया गया। सूरजमल से पूर्व जाट नेता गोकुल राजा राम ने औरंगजेब की मंदिर मूर्ति विध्वंस नीति का प्रबल विरोध किया था। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में बहुमूल्य रत्नों को, सोने व चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया गया था। जब सादी सावरा भाऊ अहमद शाह अब्दाली को हराने के उद्देश्य से बढ़ रहा था तो स्वयं पेशवा बालाजी राव ने भाऊ को परामर्श दिया कि वो आप सूरजमल से राय लेकर युद्ध करें, परंतु भाऊ ने इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया तथा अब्दाली के हाथों पराजित हुआ। हार के बाद मराठा परिवारों को सूरजमल ने शरण दी। 1561 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। जयपुर के महाराज जय सिंह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सूरजमल को सहयोग से ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधव सिंह को हराया था। सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग बनाया था और निधन इनका 15 दिसंबर 1763 में हो गया था। तो सूरजमल ने ही जो लोहागढ़ था, अजय दुर्ग माना जाता है, उसका निर्माण करवाया था। अब चलते हैं राव मालव देव की तरफ। यह मेवाड़ का एक प्रतापी शासक था। इसे हसमत वाला शासक, याद रखिएगा, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। पत्नी उमादे, जिसको रूठी रानी भी कहते हैं, आप जानते होंगे। मालव देव और शेरशाह सूरी के मध्य 5 जून 1544 में गिरिसुमेल यानी पाली का युद्ध हुआ था। याद रखिए, गिरिसुमेल का युद्ध होता है वो मालदेव और सूर्य के बीच होता है और पाली में होता है। मालदेव का सेनापति इसमें जैता व कुपा थे और शेरशाह का सेनापति था वो जलाल खां था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन किस तरफ से सेनापति था। शेरशाह एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा शेरशाह ने कहा है, क्योंकि वो यहाँ पे हारने वाला था। मालदेव के राज्य में 58 परगने थे। मालदेव ने 52 युद्ध किए थे, याद रखिएगा। अमर सिंह राठौर, अब देखिए अमर सिंह राठौर के बारे में पढ़ते हैं। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह, अचल सिंह। बचपन में ही मर गए थे। गज सिंह ने अपनी पासवान अनारा के बहकावे में आकर अनारा के पुत्र जसवंत सिंह को शासक बना दिया था और अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया। शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी, याद रखिएगा। अमर सिंह को राव की उपाधि देने वाला शासक था वो शाहजहां था। शाहजहां ने अमर सिंह को जुझार सिंह, बुंदेला राजा जगत सिंह, कांगड़ा, ईरान के शासक सफ़ी शाह भोंसले के विरुद्ध तथा कंधार के अभियानों में भेजा था। मुगल दरबार में से 15 दिन अनुपस्थित रहने पर जुर्माना वसूलने के लिए बख्शी सलाम खां को अमर सिंह के पास भेजा गया। मुगल दरबार में सलावत खां ने अमर सिंह को गवार कहा, अतः अमर सिंह ने उसे दरबार में ही मार दिया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह को मार दिया था। अमर सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर अमर सिंह के सैनिक दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले के बुखार द्वार के अंदर प्रवेश किया। उसी दिन में बुखार द्वार के ईंटों से बंद कर दिया गया। यह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अमर सिंह के फाटक के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश पर इस द्वार को खोला गया था। अब देखते हैं राव शेखा। शेखावत वंश का संस्थापक, पिता का नाम मोकल, माता निर्वाण। जन्म था वो 24 सितंबर 1433 में हुआ था। राव शेखा ने 1445 में 12 वर्ष की अल्पायु में पिता को उत्तरदायित्व संभाला। आमिर यानी जयपुर के शासक उदयकर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि दी। 16 वर्ष की आयु में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकला राजपूत व अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का प्रथम सफल अभियान था। याद रखिएगा, इसका प्रथम सफल अभियान यही था जो कि 16 वर्ष की आयु में किया था। 1549 में आमेरसर
को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर भगवान जगदीश नाथ मंदिर तथा 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया था। शेखा ने 52 युद्ध लड़े। 1488 में रालावता नामक स्थान पर शेखा की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, शेखा की पत्नी गंगा कुमारी ने आमेसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। याद रखिएगा, कल्याण जी का मंदिर था वो गंगा कुमारी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि शेखा की पत्नी थी। अब चलते हैं बीकानेर के राय सिंहों की तरफ। कल्याण सिंह के पुत्र थे वो दो थे, पृथ्वी सिंह राठौर और राय सिंह राठौर। पृथ्वी सिंह राठौर का उपनाम था वो पीतल, डिंगल का हिरास भी कहा जाता था इसे। 25 सितंबर 1574 में कल्याण की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर का प्रशासक संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया था। याद रखिए, इब्राहिम मिर्जा ने। राय सिंह ने काठोली नामक गांव में उसका दमन किया। सिरोही के देवगढ़ सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन होने के राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया तथा आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। 1583 में दत्तानी के युद्ध में सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और सिरोही पर अधिकार कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। 1593 में अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ में प्रवेश दिया। 1604 में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, राय सिंह ने ही जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था करमचंद की देखरेख में। वहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लगाई गई है, अगर आपको देखा हो तो आपने कभी। राय सिंह के दरबार में कवि जयसोम ने अपनी रचना कर्मचंद्र वसोत्कीर्ण काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा। याद रखिएगा, राय सिंह को ही राजेंद्र की उपाधि दी गई है। बीकानेर में अकाल पड़ने पर राय सिंह ने सादा व्रत खोले और 21 जनवरी 1662 में दक्षिण भारत के बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं आगे सवाई जय सिंह, जो कि जय सिंह द्वितीय के नाम से भी फेमस थे। जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था और जय सिंह के दो पुत्र थे, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का राजा बना। फरवरी 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श व अकबर थे। मुअज्जम व आजम खां के बीच 1717 में जाजऊ यानी उत्तर प्रदेश का युद्ध हुआ था, जाजऊ का युद्ध। सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था और जय सिंह के भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीत के जा उसके नाम बहादुर शाह प्रथम रखा गया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद मोमिनाबाद भी कर दिया गया था। याद रखिएगा। देवारी समझौता। अब देखिए देवारी समझौते में क्या होता है। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुंवर से विवाह करे तथा उससे पैदा संतान आमेर का आगामी राजा बने। ये देवारी समझौता था। भरतपुर रियासत में चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए रंगीला ने 1722 में जयमल को भेजा था। याद रखिए, जय सिंह को भेजा गया था। जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा व्रजराज की उपाधि दी थी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कार्य का ग्रंथ लिखा तथा 5 वैद्यशालाएँ बनवाई। ये आपको पता होगा कहाँ है ये वैद्यशालाएँ, कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा इनके बारे में पढ़ते हैं। जयपुर में स्थित जंतर मंतर वैद्यशाला जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया था। होड़ा सम्मेलन था वो 1734 में हुआ था और सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया था।
और जयपुर का निर्माण करवाया था वो जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अब देखते हैं कानड़ देव के बारे में। देखिएगा 1305 में यह जालौर का शासक बना। पत्नी जैतल दे, पुत्र बीरम दे। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के सिवाना दुर्ग पर हमला कर बीरम देव को मार दिया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जालौर में आक्रमण किया था। राजपूत सेना ने मुस्लिम सेनापति शम्स खां को बंदी बना लिया था। 1311 में खिलजी ने पुनः जालौर पर आक्रमण किया और इसमें कानड़ देव मारा गया तथा रानी जैतल देव ने जोहर कर लिया था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। याद रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र रहा जो कि 1170 में राजा बना। संयुक्ता इसकी पुत्री थी इसकी। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया था। तो याद रखिए, यहाँ तक हमारे जो राजस्थान के शासक थे, राजस्थान के राजवंश, वो हमारा टॉपिक यहाँ पे आके समाप्त होता है। यही नोट्स थे और हो सकता है मैटर कम लगे तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना बुकों में दे रखा है राजस्थान के राजवंशों में, उनको मैंने यहाँ पे समेटने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।